Welcome to Reliable Analysis. We are going to start explanation of a chapter in political science. The title of the chapter is Federalism. And today's topic is how is federalism practiced in India? Federalism यानी संघवाद का क्रियान्वयन भारत में कैसे होता है? फेडरल प्रैक्टिस भारत में कैसे होता है, ये हम लोग को आज पढ़ना है। तो एक बात तो अब तक आप लोग अब तक के विश्लेषण से समझ चुके हैं कि फेडरलिज्म का उपयोग किया जाता है डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट करने के लिए। फेडरलिज्म की सबसे प्रमुख उपयोगिता है और वो है डाइवर्सिटीज यानी विभिन्नताओं को एडजस्ट करना, विभिन्नताओं को एकोमोडेट करना, व्यवस्थित करना। यही फेडरलिज्म की सबसे बड़ी उपयोगिता है और डेमोक्रेसी का भी तो यही वर्क है। डेमोक्रेसी के माध्यम से भी यही काम होता है, लोकतंत्र के माध्यम से डाइवर्सिटीज को यानी विभिन्नताओं को एकोमोडेट करना, सामंजस्य कायम करना। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटीज। भारत व्यापक पैमाने पर विभिन्नताओं का देश है। यहां अनेक जाति, धर्म, भाषा, फूड हैबिट्स, क्लोथिंग स्टाइल, कस्टम, ट्रेडिशन इत्यादि के लोग रहते हैं। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद यह प्रश्न था कि आखिर कैसे इतनी डाइवर्सिटीज के बाद भी भारत को एकता के सूत्र में पिरो करके कैसे रखा जाएगा, एक भारत को कैसे बना करके रखा जाएगा, जब भारत के लोगों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, क्लोथिंग स्टाइल यानी वस्त्र के आधार पर, फूड हैबिट्स के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, रिलीजन के आधार पर बहुत प्रकार की विविधताएं हैं। तो फिर कैसे पूरे भारत को एक राजनीतिक सूत्र में पिरो करके रखा जा सकता है? और यही तो फेडरलिज्म की असली परीक्षा है, यही तो असली फेडरलिज्म का कार्य है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की सबसे बड़ी उपयोगिता यही है, डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट करना, विविधताओं का सामंजस्य करना। तो एक तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि फेडरलिज्म की प्रमुख विशेषता होती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से क्या होता है कि सभी के अधिकार कार्य बिल्कुल क्लियरली लिख दिए जाते हैं। तो फेडरलिज्म की एक प्रमुख विशेषता होती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। तो लिखित संविधान के माध्यम से डाइवर्स लोगों को आपस में लड़ने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि सबों के अपने अपने अधिकार कार्य सब कुछ वेल डिफाइंड होते हैं, पूरी तौर पर लिखे हुए होते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात है और वो है कि भारत में फेडरलिज्म का जो प्रयोग सक्सेसफुल हुआ तो उसका प्रमुख श्रेय जाता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में डेमोक्रेसी की जड़ें काफी गहरी हो चुकी है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड और डेमोक्रेसी यहां के लोगों के रग रग में समाहित हो चुका है। डेमोक्रेसी की जड़ें काफी गहरी हो चुकी है भारत में और इसके चलते यानी ड्यू टू द स्पिरिट ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी, सच्ची लोकतंत्र की भावना के कारण से भारत में फेडरलिज्म को सफलता की प्राप्ति हुई। दूसरी तरफ
यहां के लोगों में डेमोक्रेसी इस प्रकार फ्लोरिश कर चुका है कि लोग दूसरे की विभिन्नताओं का सम्मान करने के लिए सहमत हैं। लोग दूसरे के डाइवर्सिटीज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं। डाइवर्सिटीज को एक प्रॉब्लम के रूप में, चैलेंज के रूप में नहीं, बल्कि उसको एक अपॉर्चुनिटीज के रूप में लेते हैं। अलग अलग प्रकार के लोग रहेंगे तो क्या होगा कि लोगों को एक दूसरे का बेटर हेल्प मिल पाएगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई कम्युनिटी बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है तो पढ़ाई लिखाई के काम में वो कम्युनिटी हेल्प करेगी। कोई कम्युनिटी मान लीजिए कि लकड़ी के काम में एक्सपर्ट है तो उससे लकड़ी के काम में हेल्प मिलेगा। कोई कम्युनिटी क्राफ्टमैनशिप का काम करता है तो उसकी आवश्यकता लोगों को होगी। तो अलग अलग टाइप के लोगों के रहने से हमें अपनी आवश्यकताओं को फुलफिल करने में सहूलियत होती है। तो इस प्रकार से भारत के लोगों में डाइवर्सिटीज को रिस्पेक्ट करने का फीलिंग रहा है शुरू से। साथ ही साथ लोगों में दूसरों के साथ एडजस्ट करने की फीलिंग के कारण से इंडिया में फेडरलिज्म को सफलता की प्राप्ति हो सकी है। आजादी के बाद जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना देश के लिए तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, डेमोक्रेसी के माध्यम से और फेडरलिज्म को अपनाया गया। फेडरलिज्म के माध्यम से डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट करने का चैलेंज था। इंडिया चूंकि ग्रेट डाइवर्सिटी का कंट्री है, बहुत प्रकार की विविधताएं हैं, अलग अलग विचार के लोग रहते हैं, अलग अलग रीति रिवाज के लोग रहते हैं, धर्म, भाषा, वेशभूषा, सभी प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। लेकिन उसमें सामंजस्य स्थापित करना आजादी के बाद भारत की स्वतंत्र सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इन चुनौतियों का अलग अलग सामना किया गया, डेमोक्रेसी की सहायता से, फेडरलिज्म की सहायता से और कॉन्स्टिट्यूशन की सहायता से। इसके अंतर्गत सबसे पहला चैलेंज था लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्रिएशन। लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्रिएशन, चूंकि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं। आजादी के पहले से ही भाषा के नाम पर विवाद, लड़ाई झगड़ा होता रहा था। भाषा के नाम पर नए स्टेट के निर्माण की मांग उठती रही थी और इस तरह से स्वतंत्रता के बाद हमारे जो संविधान निर्माता थे, हमारे जो नेता थे, उनके सामने यह एक प्रमुख चिंता की बात थी कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स यानी भाषा के आधार पर स्टेट के निर्माण का जो डिमांड है, इसको अगर पूरा किया गया तो ऐसा तो नहीं कि इंडिया टूट जाएगा, इंडिया डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, देश की एकता और अखंडता प्रभावित हो जाएगी। कारण कि कोई असमिया लैंग्वेज के आधार पर असम का मांग कर रहा है, कोई उड़िया लैंग्वेज के आधार पर उड़ीसा का मांग कर रहा है, कोई हिंदी लैंग्वेज के आधार पर बिहार का मांग कर रहा है। तो लैंग्वेज के आधार पर पंजाबी बोलने वाले लोग पंजाब का निर्माण करना चाह रहे हैं। तो लैंग्वेज के आधार पर अलग अलग स्टेट्स के क्रिएशन का डिमांड था और इससे जो हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे और हमारे जो आजादी के बाद देश के पॉलिटिशियंस थे, उनमें ये चिंता थी कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स के क्रिएशन से कहीं देश के विभाजन का खतरा तो नहीं उत्पन्न हो जाएगा। फिर भी लोगों के डिमांड को देखते हुए लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाया गया। जैसा कि आपको अभी बता रहे थे कि बिहार को झारखंड बनाया गया, बिहार बनाया गया, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पंजाब, ये डिफरेंट स्टेट्स, ये सभी आजादी के समय नहीं थे, लेकिन लोगों के डिमांड के आधार पर धीरे धीरे क्रिएट किया गया। साथ ही साथ कुछ स्टेट्स का निर्माण लैंग्वेज के आधार पर नहीं, बल्कि कुछ स्टेट्स का निर्माण किया गया ज्योग्राफिकल कंडीशन के आधार पर। ज्योग्राफिकल कंडीशंस, एथनिसिटी और कल्चर, यानी जो जातीय समूह है और भौगोलिक जो स्थिति है और एक अलग प्रकार की ट्राइबल कल्चर, ये सब के मद्देनजर कुछ स्टेट्स का निर्माण किया गया। नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड इत्यादि का नाम इस दृष्टिकोण से उल्लेखनीय है। तो नागालैंड का निर्माण लिंग्विस्टिक आधार पर नहीं किया गया, एथनिसिटी के आधार पर। जातीय समूह, नागा जाति के लोगों का स्टेट क्रिएट करने का डिमांड था। नागा जाति के लोगों का स्टेट नागालैंड बना। साथ ही साथ माउंटेनस स्टेट्स के रूप में उत्तराखंड का निर्माण किया गया और झारखंड भी इसी प्रकार का माउंटेनस स्टेट है। यानी आजादी के बाद कई नए स्टेट्स का निर्माण किया गया। जो पुराने स्टेट थे वो समाप्त हो गए, कई पुराने स्टेट्स गायब हो गए, कई नई स्टेट्स का निर्माण किया गया। अब ज्यादातर तो स्टेट्स का निर्माण जो किया गया वो लैंग्वेज के आधार पर किया गया, लेकिन कुछ का एथनिसिटी, ज्योग्राफी और कल्चर के आधार पर भी निर्माण किया गया। तो इसमें भय यही था कि शायद एथनिसिटी के आधार पर या लैंग्वेज के आधार पर नए स्टेट के क्रिएशन से देश की एकता और अखंडता प्रभावित हो सकती है, देश की एकता विभाजित हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लिंग्विस्टिक स्टेट्स के क्रिएशन का परिणाम सकारात्मक रहा। देश की एकता कमजोर होने के बजाय देश की एकता और मजबूत हुई और इस तरह से आजादी के बाद इंडिया के फेडरलिज्म का यह पहला इम्तिहान था, लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्रिएशन। और इस पहले इम्तिहान में इंडिया का फेडरलिज्म पास किया। तो दूसरा जो इंडियन फेडरलिज्म के सामने चैलेंज था, यानी दूसरी जो चुनौती थी, वो थी लैंग्वेज पॉलिसी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। अनेक भाषाओं, हजारों प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोग देश में रहते हैं। तो देश के विभिन्न भागों में हजारों प्रकार की भाषाएं बोली जाती है और कोई ऐसी भाषा नहीं है जो कि पूरे देश में बोली जाती हो। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, लेकिन हिंदी भी मात्र 40% से कुछ अधिक लोग भारत में बोलते हैं। हिंदी मात्र 40% से कुछ अधिक आदमी हिंदी बोलते हैं।
तो इस तरह से कौन सा लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए? हर एक देश का एक नेशनल लैंग्वेज होता है, हर एक कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। तो इंडिया का नेशनल लैंग्वेज और इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा बनाया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ऐसा कोई लैंग्वेज का स्टेटस नहीं था कि पूरे कंट्री में वो बोला जाता हो। हिंदी भी जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, तो हिंदी भी मात्र 40% से कुछ अधिक लोगों का मदर टंग है, और हजारों प्रकार की भाषाओं का प्रचलन है पूरे देश के विभिन्न भागों में। अब इस प्रकार से देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की एकता को मजबूत करने के लिए आवश्यकता इस बात की थी कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाए और हिंदी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। लेकिन इससे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, जिनका मदर टंग हिंदी नहीं है, उनमें असंतोष फैल सकता था, असंतोष पनप सकता था। और इस तरह से इंडिपेंडेंस के बाद यह किया गया कि नेशनल लैंग्वेज का दर्जा किसी भी लैंग्वेज को नहीं दिया गया। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और हिंदी के साथ साथ जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, पीपल हैं, उनकी सुविधा के लिए इंग्लिश को कॉन्टैक्ट लैंग्वेज, यानी इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। और ये उम्मीद की गई कि 1965 तक हिंदी का प्रचार प्रसार इतना हो जाएगा कि 1965 के बाद इंग्लिश कॉन्टैक्ट लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में उसकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1965 के बाद भी जब भी इंग्लिश को कॉन्टैक्ट लैंग्वेज और सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के दर्जा से हटाने का प्रयास किया गया, तो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने इसका विरोध किया। खास करके तमिलनाडु में हिंदी के विरोध के नाम पर कई हिंसक आंदोलन हुए। तो इस तरह से इस लैंग्वेज की पॉलिसी का जो डिस्प्यूट था, विवाद था, इसको बड़ी ही सावधानी से डील किया गया। हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य जारी रखा गया। इसके अतिरिक्त हिंदी के साथ साथ 21 लैंग्वेजेज यानी 21 अदर लैंग्वेजेज को भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी गई। हिंदी के अलावा 21 अदर लैंग्वेजेज, जैसे बंगाली है तो तमिल है तो तेलुगु है तो उड़िया है, इस टाइप के 21 अदर लैंग्वेजेज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता दी गई और उसका एक शेड्यूल बनाया गया। ऐसे लैंग्वेजेज को शेड्यूल लैंग्वेजेज कहा गया। पूरे देश में कहीं भी ये शेड्यूल्ड जो लैंग्वेज है, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज किया जा सकता है जहां का ये लैंग्वेज है। साथ ही साथ देश के किसी भी भाग के लोग ये 21 लैंग्वेजेज में से किसी भी एक लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फेस कर सकते हैं। और इस प्रकार से 21 रीजनल लैंग्वेजेस को मान्यता देने से, एग्जामिनेशन का अधिकार देने से और इंग्लिश को कॉन्टैक्ट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश का स्टेटस बनाए रखने के माध्यम से लैंग्वेज के डिस्प्यूट को दूर करने में बहुत हद तक सफलता की प्राप्ति हुई।
हम लोगों ने पिछले चैप्टर में स्टडी किया था कि श्रीलंका में लैंग्वेज के नाम पर काफी वायलेंस हुआ। सिंगला लैंग्वेज की प्रायोरिटी, प्रमुखता श्रीलंका में स्थापित की गई और इसका परिणाम हुआ कि जो तमिल स्पीकर्स थे या जो हिंदी स्पीकर्स थे, इन सबों में असंतोष फैल गया और इसका परिणाम हुआ वायलेंट स्ट्रगल, सिविल वॉर हुआ। लाखों लोग मारे गए इस सिविल वॉर में। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं की सूझबूझ से इस प्रकार की स्थिति नहीं आ सकी। तो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखलाई और हिंदी को सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्रदान किया, नेशनल लैंग्वेज का दर्जा प्रदान नहीं किया। साथ ही साथ इंग्लिश को कॉन्टेक्ट लैंग्वेज के साथ साथ ऑफिशियल लैंग्वेज के स्टेटस से हटाया नहीं गया, जिससे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल थे उनको विरोध करने का मौका नहीं मिल सका। और इस तरह से श्रीलंका जैसे कोई भी लैंग्वेज के आधार पर खून खराबा की परिस्थिति भारत में नहीं आ सकी। इंडियन फेडरलिज्म का तीसरा इम्तिहान था सेंटर स्टेट रिलेशन के रूप में, तीसरा इम्तिहान था। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि फेडरलिज्म शब्द जब बोलते हैं तो इसका मीनिंग ही होता है कि पावर का डिवीजन। जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो फेडरल यूनिट्स का गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहिए, तो इसके बीच पावर का बंटवारा को ही फेडरलिज्म कहा जाता है। तो फेडरलिज्म का असली इम्तिहान था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अधिकारों का किस प्रकार से बंटवारा करके उपयोग करते हैं। वे कहीं तू तुम मैं, कहीं लड़ाई की बात तो नहीं करते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच अधिकारों के मामले को लेकर के कोलिजन होता, लड़ाई झगड़ा होता, तो फिर इंडिया का नेशनल यूनिटी और इंटेग्रिटी प्रभावित हो सकती थी। फेडरलिज्म का प्रयोग सक्सेस नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आजादी के बाद किस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने जो अधिकार उनको दिए गए हैं, तो उन अधिकारों के प्रयोग में एक दूसरे के साथ कोई टकराव नहीं करें, यही फेडरलिज्म का मूल तत्व है। फेडरलिज्म की यही मूल भावना है, यही संघात्मकता है। और ऐसी नौबत इसलिए नहीं आ सकी क्योंकि आजादी के बाद देश के ऊपर मुख्य रूप से एक ही पार्टी का शासन रहा, कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का केंद्र में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सरकार रहती थी और डिफरेंट स्टेट्स में भी कांग्रेस की सरकार रहती थी। तो इस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कहने के बजाय उसको कांग्रेस की सरकार आप समझिए। तो जब कांग्रेस का जो सुप्रीमो थे, कांग्रेस के जो आला कमान थे, उन्हीं को पावर इस्तेमाल करना था, तो स्वाभाविक है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई टकराव नहीं होगा, क्योंकि स्टेट में कांग्रेस के जो शासक होंगे, जो रूलर होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, वो अपने सेंट्रल लीडरशिप के आदेशों का अक्षरशः पालन करेंगे। चूंकि देश की आजादी के समय यानी 1947 ईस्वी से लेकर लगभग 1977 तक, 1977 तक एक छत्र शासन रहा कांग्रेस का। तो इस पूरे पीरियड में तो कहीं किसी प्रकार के टकराव की बात थी ही नहीं। अब उसके बाद
रीजनल पार्टीज का, क्षेत्रीय पार्टीज का उदय प्रारंभ हुआ। फिर भी कांग्रेस मिला जुला करके कई राज्यों में और केंद्र में शासन टाइम टू टाइम करती रही, और धीरे धीरे करके रीजनल पार्टीज या अदर पॉलिटिकल पार्टीज शक्तिशाली होते चले गए, कांग्रेस कमजोर होती चली गई। जब 1990 का दशक आया तो कांग्रेस के पास इतनी शक्ति नहीं बच गई कि वो अकेले दम पर सेंट्रल गवर्नमेंट बना सके या कई स्टेट्स में सरकारों का निर्माण कर सके, कांग्रेस अकेले अपने दम पर। और इस परिस्थिति में अब कोलिशन का युग आया, यानी कई पार्टीज मिल करके मेजोरिटी प्राप्त करने का प्रयास करते थे, और कई पार्टीज मिल करके एक अलायंस यानी एक गठबंधन का निर्माण करते थे। कई पार्टीज के एक ग्रुप को एक अलायंस कहा जाता था, और इस प्रकार के अलायंसेज की सरकार बनने की परंपरा का प्रारंभ हुआ। ऐसी सरकारों को कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाने लगा। 1990 ईस्वी के बाद से कोलिशन गवर्नमेंट का दौर शुरू हो गया। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब कुछ सेंट्रल पार्टी, कुछ स्टेट लेवल की पार्टी, कुछ रीजनल पार्टी सब मिलजुल करके शासन करना, इसका मतलब हुआ। तो फिर यही तो फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि समाज के विभिन्न तबके के लोगों को अधिकार मिले, समाज के डाइवर्स ग्रुप्स को पावर मिले, इसी को फेडरलिज्म कहा जाता है। डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट किया जाए, इसी को तो फेडरलिज्म कहा जाता है। तो 1990 के दशक से कोलिशन गवर्नमेंट का दौर आया, जिससे अलग अलग पार्टीज के लोग कंबाइन होने लगे और मिलकर के शासन करने लगे। तो लोगों के द्वारा मिलजुल करके शासन का संचालन करना, यही फेडरलिज्म की मूल भावना है। और इस तरह से जब तक कांग्रेस शक्तिशाली रही, तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में कांग्रेस का शासन रहा। कभी फेडरलिज्म को किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं आई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया का लोकतंत्र फ्लोरिश करता रहा। और जब कांग्रेस कमजोर हो गई तो कोलिशन गवर्नमेंट का दौर आया। कई पार्टीज मिलकर के शासन का निर्माण करने लगे। तो कई पार्टीज, नेशनल पार्टी, स्टेट लेवल की पार्टी, रीजनल पार्टी इत्यादि मिलकर के जब शासन करने लगे, तो इससे मिलजुल करके एक साझी संस्कृति, मिक्स्ड कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, जो फेडरलिज्म का मूल मंत्र है। तो इस तरह से कोलिशन गवर्नमेंट के दौर में लोकसभा में जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी की प्राप्ति नहीं होने लगी, तो कई पार्टियों ने मिलकर के अलायंस का निर्माण किया। अभी जो है दो मुख्य अलायंसेज नेशनल लेवल पर है। एक को कहा जाता है एनडीए, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसके मुख्य पार्टी हैं भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और शिवसेना है महाराष्ट्र में, और कई देश के विभिन्न भागों में कई छोटी मोटी पार्टियां एनडीए के अंतर्गत शामिल है। और इसके अगेंस्ट में अभी एनडीए का शासन है देश के ऊपर। अभी जो देश के ऊपर आप देखते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तो नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता हैं। लोकसभा में यद्यपि बीजेपी के पास काफी संख्या बल है, लेकिन अपने अन्य सहयोगी दलों को मिलाकर के बीजेपी ने सरकार का निर्माण किया है। उसमें देखते हैं छोटी से छोटी पार्टियां भी शामिल है। जैसे बिहार का एक पार्टी है हम, इसका एक मेंबर है। आपको चिराग पासवान की एक पॉलिटिकल पार्टी है एलजेपी, रामविलास। तो ये ऐसी ऐसी अनगिनत पार्टियां हैं जो मिलकर के एक एनडीए का निर्माण किया है।
बीजेपी के साथ मिलकर के ये सभी पार्टी शासन करने का काम कर रहे हैं। तो इससे फेडरलिज्म को मजबूती मिल रही है, क्योंकि फेडरलिज्म का मतलब होता है समाज के विभिन्न तबके के लोग जब अधिकारों का उपयोग करें, डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट किया जा सके, सभी को डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जा सके, सभी के हाथों में डिसीजन मेकिंग का पावर हो, निर्णय की प्रक्रिया सबों के पास हो, यही फेडरलिज्म है। और इस तरह से कोलिशन गवर्नमेंट के चलते जो राइवल अलायंसेज का निर्माण हो रहा है, इससे फेडरलिज्म इंडिया का दिन प्रतिदिन स्ट्रांग हो रहा है। एनडीए के अगेंस्ट में दूसरा अलायंस है, उसका नाम आजकल है इंडिया। पहले इसका नाम था यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसमें कांग्रेस मुख्य पार्टी है, कांग्रेस के अलावा बिहार में आरजेडी है, और इसी तरह से शिवसेना यूबीटी नाम से एक पार्टी है, और कई पार्टियां छोटी मोटी हैं, मिलाकर के एक बनाया था यूपीए। लेकिन बीजेपी के हमलों से और एनडीए के हमलों से बचने के लिए इस अलायंस के लोगों ने अपना नाम बदल करके कर लिया यूपीए के बजाय इंडिया, कि इंडिया का विरोध तो कोई नहीं कर पाएगा। इंडिया देश का नाम है, तो देश का नाम के चलते कोई विरोध नहीं करेगा, इसलिए यूपीए का नाम बदल करके कर लिया इंडिया। तभी दो राइवल अलायंसेज है हमारे देश में, एक है एनडीए, दूसरा है इंडिया। तो अब जिसको इंडिया अलायंस का आलोचना करना रहता है, अब वो लोग इंडिया तो बोलना नहीं चाहता है कोई, इंडिया बोल करके उसका क्रिटिसाइज करना नहीं कोई चाहता है, क्योंकि इंडिया नाम देश का भी है। तब उसको लोग बोलते हैं इंडिया की वजह उसको इंडी ककर करके क्रिटिसाइज करते हैं। इसके अतिरिक्त 90s के दशक के बाद इंडिया का फेडरलिज्म और ज्यादा स्ट्रांग हुआ, और उसका एक कारण हुआ सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। जो हम लोग चर्चा किए थे कि 1947 से कांग्रेस का शासन स्थापित हुआ, सेंटर में भी और स्टेट्स में भी, और यह लगातार चला आया 1977 तक बिना किसी ब्रेक के, या इसके बाद भी 1990 तक कांग्रेस का प्रभाव काफी अधिक रहा। इस दौरान कांग्रेस ने क्या किया कि अगर स्टेट्स में कभी अपोजिशन पार्टी की सरकार बनी तो उसको जबरन किसी न किसी बहाने से डिसमिस करने यानी बर्खास्त करने का कार्य कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। यह फेडरलिज्म की भावना के अनुरूप तो नहीं था, ये जो है संविधान के संघात्मक स्वरूप के विरुद्ध था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसके माध्यम से ऐसा हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाह करके भी स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त नहीं कर सकती है, और उसके लिए प्रोसेस काफी कठिन कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के कारण जो है फेडरल पावर शेयरिंग और ज्यादा इफेक्टिव हुआ, डिवीजन ऑफ पावर्स और ज्यादा स्ट्रांग हो सका हमारे देश में। और इस तरह से आपने स्टडी किया कि फेडरलिज्म ने इंडिया में सभी प्रकार के चैलेंजेस, सभी प्रकार के इम्तहानों को, टेस्ट को पास कर लिया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो इंडिया एक वास्ट कंट्री है और पूरे विशाल देश के ऊपर शासन करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की आवश्यकता है, अधिकारों के बंटवारे की आवश्यकता है।
यहां सिर्फ 2 लेयर, सिर्फ 2 टायर की सरकार से पूरे देश के ऊपर प्रभावी रूप से शासन का संचालन नहीं किया जा सकता है। 2 टायर का मतलब हुआ एक सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट, और दूसरा प्रत्येक स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट कहिए या फेडरल यूनिट का गवर्नमेंट कहिए या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कहिए। सिर्फ 2 लेवल की सरकार से पूरे देश के ऊपर प्रभावी शासन व्यवस्था कायम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इंडिया के एक एक स्टेट कई यूरोपीय देशों से बड़े थे। जैसे उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश अकेले जो है पूरे रूस से बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन के हिसाब से जितना आदमी पूरे रूस में है उससे ज्यादा आदमी अकेले उत्तर प्रदेश में है। अकेले महाराष्ट्र पूरे जर्मनी से बड़ा है पॉपुलेशन के हिसाब से। कहने का मतलब है इस परिस्थिति में इंडिया का एक एक स्टेट काफी बड़ा है, तो इफेक्टिव रूप से प्रभावी रूप से शासन का कार्य हो सके, प्रभावी रूप से शासन का फायदा लोगों को मिल सके, इसके लिए 2 टायर की सरकार से संभव नहीं था। एक और टायर की सरकार की आवश्यकता थी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा तीसरे टायर की सरकार की आवश्यकता थी। इसको लोकल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इंडिया में प्राचीन काल से ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ लोकल गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस था। प्राचीन काल से ही लोकल गवर्नमेंट की उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए चोल साम्राज्य जाना जाता था। चोल राजाओं ने काफी अच्छी ढंग से लोकल शासन, लोकल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया था, और इस प्रकार से हमारे संविधान जो निर्माता थे, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स जो थे, उनके माइंड में भी यह बात थी कि लोकल गवर्नमेंट की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट से कई प्रकार के फायदे हैं। तो सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन का क्या डेफिनेशन है, ये हम लोग स्टडी करते हैं। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर को लेकर के पावर लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, तब इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन करके लोकल गवर्नमेंट को पावरफुल बनाने, इफेक्टिव बनाने से कई प्रकार के फायदे हैं। क्या क्या फायदा है डिसेंट्रलाइजेशन से? लोकल गवर्नमेंट को इफेक्टिव बनाने, शक्तिशाली बनाने से क्या क्या फायदा है, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है कि कई ऐसे प्रॉब्लम्स और इश्यूज होते हैं जो लोकल लेवल पर आसानी से सेटल हो जाते हैं। अब जैसे कहने का मतलब है कि आपके मोहल्ले में गली का निर्माण, नाली का निर्माण, पोल के ऊपर इलेक्ट्रिक बल्ब का इंस्टॉलेशन, ये सब ऐसे कार्य हैं जो लोकल लेवल पर ही सही से हो सकते हैं। अगर न्यू दिल्ली से सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी तो उसके लिए और कई काम है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले वो काम वो करेगी। आपके गली की ढलाई, नाली का निर्माण करना, ये तो उसके लिए प्रायोरिटी का काम नहीं होगा। लेकिन अगर लोकल गवर्नमेंट होगा तो लोकल गवर्नमेंट के लिए तो यही प्रायोरिटी का काम होगा। तो इस तरह से कई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं और इश्यूज होते हैं जिसको लोकल लेवल पर काफी अच्छा से सेटल किया जा सकता है। दूसरी तरफ
अगर लोकल अफेयर्स को, लोकल लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का अपॉर्चुनिटी लोकल लोगों को दिया जाता है, तो इससे क्या होगा कि लोकल लोगों को अपने प्रॉब्लम की विशेष जानकारी होती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। लोकल लोगों को अपने प्रॉब्लम की बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो जो अपने प्रॉब्लम को सही से समझ सकता है वही अपने प्रॉब्लम को सही से सॉल्व कर सकता है। और इस प्रकार से लोकल गवर्नमेंट से लोकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, साथ ही साथ लोकल लेवल पर डेवलपमेंट का कार्य काफी आसानी से हो सकता है। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन की आवश्यकता है और इस प्रकार से लोकल गवर्नमेंट से बेनिफिट है। एक और बेनिफिट है डिसेंट्रलाइजेशन से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारों को लेकर के लोकल गवर्नमेंट को दे देने को डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। इसका एक और बेनिफिट है कि लोकल लोगों को बेटर आइडिया होता है, बेहतर नॉलेज होता है कि मनी को कहां खर्च किया जाए, कैसे खर्च किया जाए, जिससे कि उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग, ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा हो सके। तो मनी का बेटर जो है यूज करने के लिए लोकल पीपल का इन्वॉल्वमेंट आवश्यक है। अब जैसे कोई ऑर्डर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से आया तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर देने वाला आदमी लोकल लेवल पर सभी पहलुओं को नहीं समझ सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको। एक दिन की बात है, शाम में एक छोटे से स्टेशन पर, रूरल एरिया में एक छोटे से स्टेशन पर हम बैठे हुए थे। उसी समय आया एक कॉन्ट्रैक्टर और उसके साथ कुछ और लोग, इंजीनियर वगैरह ये सब थे, और आया तो उस स्टेशन पर एक बिल्डिंग था जिसमें टिकट कटने का काम, लोगों के ठहरने इत्यादि का व्यवस्था था। तो बिल्डिंग को नापना शुरू कर दिया। हम लोग को उत्सुकता हुई कि काहे के लिए नाप रहा है भाई। हम लोग पूछे कि क्या बात है, तो क्या कहता है ठेकेदार, सो सुनिए। कहता है कि ये बिल्डिंग को तोड़ देने का ऑर्डर मिला है हमको। अरे रूरल एरिया है, वहां वर्षा है या लोगों को शेल्टर लेने के लिए एक बिल्डिंग बना हुआ है जिसमें तुम करोड़ों रुपए खर्च किए हो और बिल्डिंग को बेमतलब तुम तोड़ रहे हो। पूछे कि काहे के लिए तोड़ने का ऑर्डर मिला है भाई। तो सही इस प्लेटफॉर्म पर नहीं रहेगा बिल्डिंग, रहेगा उस प्लेटफॉर्म पर। उस प्लेटफॉर्म पर एक नया बिल्डिंग बनाने के लिए ऑर्डर मिल गया है। तो अच्छी बात है, उस प्लेटफॉर्म पर भी बना दो एक बिल्डिंग। तुमको बनाने से कौन रोक रहा है? अगर तुम्हारे पास पैसा है तो बना दो उस प्लेटफॉर्म पर बिल्डिंग। लेकिन इसको क्यों तोड़ रहे हो जो कि नया बिल्डिंग था, सब ढंग से बेहतर था, इससे कोई डिस्टरबेंस किसी को नहीं था, ना रेलवे को था। तो फिर इसको काहे के लिए तोड़ रहे हो? कहा हम लोग नहीं जानते, हम लोग को तो ऑर्डर है तोड़ने का। हम लोगों ने विरोध करके कहा कि भेजो मैसेज कि लोकल लोग कहते हैं कि ये बिल्डिंग तोड़ना नहीं है सही। और वो बिल्डिंग का डिमोलिशन यानी तोड़ने का काम वहीं पर रुक गया। वो बिल्डिंग अभी भी इंटैक्ट है। हाँ, दूसरे प्लेटफॉर्म पर जो उसका योजना था एक नया बिल्डिंग बनाने का, वो एक नया बिल्डिंग बना दिया। कहने का मेरा मतलब है कि लोकल पहलुओं को लोकल लोग ज्यादा बेटर जानते हैं। मनी का कैसे बेटर इस्तेमाल किया जाए, यह बात लोकल लोग ज्यादा समझते हैं। अब एक रेलवे के ऑफिस से ऑर्डर दे दिया कि जितना पहले का बिल्डिंग है उसको तोड़ दो, जो नया प्लेटफॉर्म पर एक नया बिल्डिंग बना लो। तो ऑर्डर दे दिया, उसको क्या पता है कि क्या उसका यूज है। उस ऑर्डर दे दिया कि जो बिल्डिंग था उसको तोड़ करके हम नया बना दे रहे हैं। यानी उसका कहना था कि तुमको बिल्डिंग तो रहवे करेगा, तुम्हारा एक बिल्डिंग तोड़ देते हैं, हम एक बनाते हैं। उसका भी कहना सही था, लेकिन जो बना हुआ है उससे कितना फायदा लोगों को हो रहा है, शेल्टर मिल रहा है, तो उसको तोड़ने से तो कोई बेनिफिट है नहीं। हाँ, जिस दिन तुमको एकदम हो जाएगा कंपलसरी कि तोड़ने बिना कोई उपाय नहीं है, तो उस दिन तोड़ दो।
लेकिन अभी तो कुछ वैसा था नहीं। तो इसलिए लोकल प्रॉब्लम को लोकल लोग बेटर समझते हैं, लोकल डिसीजन मेकिंग जो है वो बेटर होता है। दूसरी तरफ लोकल गवर्नमेंट से और डिसेंट्रलाइजेशन से लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन हो पाता है। लोकल गवर्नमेंट के प्रोविजन से क्या होता है कि इसमें लोकल लोग भाग लेते हैं। पॉलिटिक्स काफी कॉम्प्लेक्स इशू होता है, सभी लोगों के समझ में पूरी तौर पर आ जाए ये संभव शायद नहीं होता है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फाइनेंशियल मैटर, ये सब जो होता है तो सभी लोगों के इंटरनेशनल रिलेशन, सभी लोगों के समझ की बात नहीं होती है। लेकिन लोकल जो अफेयर्स होता है, लोकल लोगों का मामला होता है, उसको कोई भी समझ सकता है और उसमें लोकल लोग काफी उत्साह के साथ भाग लेते हैं। और इससे क्या होता है कि निचले स्तर पर लोगों को डिसीजन मेकिंग में, प्रशासन में, शासन में भाग लेने का मौका मिल पाता है। यानी लोकल गवर्नमेंट से और डिसेंट्रलाइजेशन से डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा मिलता है और इस प्रकार से लोकल गवर्नमेंट जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करने का काम करता है। लोकल गवर्नमेंट से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी लोग अपना गवर्नमेंट खुद चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और इससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का विकास होता है। एक ऐसी स्थिति का विकास होता है जिसमें कि लोकल सभी मामलों को लोकल लोग ही टैकल कर सकें। देखिए, लोकल गवर्नमेंट की आवश्यकता या डिसेंट्रलाइजेशन की आवश्यकता, जैसा कि आपको बतलाए, प्राचीन काल से ही महसूस की जा रही थी इंडिया में, क्योंकि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। आपको बतलाया भी कि चोला इंपायर, पूरे दुनिया में चोला इंपायर को जाना जाता है लोकल गवर्नमेंट के बेस्ट मैनेजमेंट के लिए। पूरे दुनिया के लोग अध्ययन करते हैं चोला गवर्नमेंट के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, कि किस तरह से चोलों ने लोकल गवर्नमेंट का अरेंजमेंट किया था। आजादी के बाद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, संविधान निर्माता थे, उन्होंने भी लोकल गवर्नमेंट का प्रोविजन किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। रूरल एरियाज में पंचायती राज कहा जाता था, यानी विलेज लेवल पर विलेज पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की व्यवस्था थी। और छोटे शहरों में म्युनिसिपैलिटी और बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की व्यवस्था थी। लेकिन प्रॉब्लम था कि आजादी के बाद जो लोकल गवर्नमेंट की व्यवस्था थी वो इफेक्टिव रूप से काम नहीं कर पाती थी। इफेक्टिव रूप से काम नहीं कर पाती थी, उसका कारण क्या था? लोकल गवर्नमेंट पूरी तौर पर स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। लोकल गवर्नमेंट पूरी तौर पर स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में था और इस कारण से लोकल गवर्नमेंट इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा था। दूसरा कि लोकल गवर्नमेंट यानी चाहे तो विलेज पंचायत हो, पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो या म्युनिसिपैलिटी हो या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, इसका रेगुलर चुनाव नहीं होता था। 1992 से पहले की बात मैं कर रहा हूं, आजादी के समय से लेकर 1992 से पहले तक एक तो स्टेट गवर्नमेंट के कब्जे में लोकल गवर्नमेंट थी, दूसरा कि रेगुलर इलेक्शन नहीं होता था, तीसरा कि लोकल गवर्नमेंट के पास कोई अपना पावर नहीं था। तो कोई गवर्नमेंट होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, जब उसके पास अपना पावर नहीं होगा तो क्या करेगा बताइए? तो लोकल गवर्नमेंट के पास 1992 से पहले
अपना पावर नहीं था। इसके अतिरिक्त कोई भी इंस्टीट्यूशन है या कोई भी गवर्नमेंट है, उसके लिए पैसा आवश्यक होता है। पैसा रहेगा तब ने अरेंजमेंट सही से चलेगा। तो लोकल गवर्नमेंट का प्रोविजन था, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के पास ओन सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। इसके पास अपना लोकल गवर्नमेंट के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं था 1992 के पहले, और इस कारण से लोकल गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर पाती थी 1992 के पहले। तो 1992 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, यानी संशोधन किया गया, और संशोधन करके थर्ड टायर के गवर्नमेंट को, यानी लोकल गवर्नमेंट को मोर इफेक्टिव, यानी ज्यादा प्रभावी बनाया गया, और लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा पावरफुल बनाया गया। अब हम लोग को पढ़ना है कि 1992 का जो अमेंडमेंट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका उद्देश्य था लोकल गवर्नमेंट को मोर पावरफुल बनाना, उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोविजन किए गए, क्या क्या सुधार किया गया, जिससे कि लोकल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल हो सका। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला 1992 के अमेंडमेंट यानी संशोधन में पहला प्रोविजन यह किया गया कि रेगुलर इलेक्शन कराना मैंडेटरी कर दिया गया। यानी जो टेन्योर होता है 5 साल का एक इलेक्टेड बॉडी का, तो 5 साल के बाद इलेक्शन कराना जरूरी कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया। इसके अतिरिक्त और क्या अमेंडमेंट करके किया गया, इसमें यह व्यवस्था की गई कि इलेक्टेड बॉडीज में और एग्जीक्यूटिव हेड्स में शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए और लेडीज के लिए सीट रिजर्व कर दिया गया। तो लेडीज के लिए लोकल बॉडीज में 1/3 सीट रिजर्व कर दिया गया। इससे यह हो गया कि अब लोकल बॉडीज में लेडीज भी अब निश्चित तौर पर पार्टिसिपेट करेगी और चुनाव जीतेगी। साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसीज यानी अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए भी सीटें रिजर्व कर दी गई लोकल बॉडीज में। और इससे क्या हुआ कि लोकल बॉडीज में जो समाज के हर एक तबके के लोग थे वो पार्टिसिपेट करने लगे। जो गरीब तबके के लोग थे, दबे कुचले हुए लोग थे, वो भी अब लोकल बॉडीज में इंटरेस्ट लेने लगे। वो भी लोकल लेवल पर डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में भाग लेने लगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि इलेक्शन रेगुलर रूप से नहीं होता था, तो इसके लिए यह व्यवस्था की गई कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का निर्माण किया गया। हर एक स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन का निर्माण किया गया और स्टेट इलेक्शन कमीशन को जिम्मा दिया गया कि रेगुलर और टाइमली इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो या म्युनिसिपैलिटी का या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो। तो इस तरह से लोकल बॉडीज के रेगुलर इलेक्शन के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन का निर्माण हर एक स्टेट में कर दिया गया थ्रू द अमेंडमेंट ऑफ 1992 1992 ईस्वी के संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई। 1992 के संवैधानिक संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में और कौन कौन सा चेंज किया गया जिसके माध्यम से थर्ड टायर का गवर्नमेंट पावरफुल हुआ, इफेक्टिव हुआ, इसका अध्ययन इस समय हम लोग कर रहे हैं। इसके अंतर्गत नेक्स्ट है कि यह व्यवस्था की गई कि स्टेट गवर्नमेंट को अपना कुछ पावर और कुछ रिसोर्सेज
लोकल गवर्नमेंट को देना जरूरी कर दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर को और अपने रिसोर्सेज को, अपने रेवेन्यू को, इनकम को लोकल बॉडीज को ट्रांसफर करेगी और इसके आधार पर जो है द नेचर ऑफ शेयरिंग ये डेवलप हो पाएगा, यानी पावर शेयरिंग हो पाएगा। लोकल बॉडीज जो है लोकल मामले को एफिशिएंटली डील कर पाएगा, क्योंकि उसके पास अपना रेवेन्यू होगा, उसके पास अपना पावर होगा, उसके पास अपना काम होगा। लेकिन लोकल बॉडीज को कौन सा स्टेट में सरकार ने कितना कार्य दिया, कितना रेवेन्यू दिया, इसका कोई फिक्स्ड डेटा नहीं है, ये वेरिएबल है। अलग अलग स्टेट में लोकल बॉडीज को दिया जाने वाला पावर और रेवेन्यू अलग अलग है। तो ये सब था अपो अमेंडमेंट ऑफ 1992। यह अमेंडमेंट यानी यह संशोधन संविधान में किया गया था ताकि लोकल गवर्नमेंट को भारत में इफेक्टिव बनाया जा सके, मजबूत बनाया जा सके। अब इसके अतिरिक्त लोकल बॉडीज के अंतर्गत, जैसा कि हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि विलेज लेवल पर पंचायती राज की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत एक गांव या कुछ गांवों को मिलाकर के विलेज पंचायत का निर्माण किया गया। विलेज पंचायत का एक एग्जीक्यूटिव हेड होता है। एग्जीक्यूटिव हेड को मुखिया या प्रधान के नाम से जाना जाता है। और इसके अतिरिक्त एक काउंसिल होती है जिसको ग्राम सभा के नाम से जाना जाता है। इस ग्राम सभा में गांव के सभी एडल्ट लोग मेंबर होते हैं। और इसके अतिरिक्त काउंसिल जो है कई वार्ड में बटे हुए होते हैं और हर एक वार्ड से एक एक मेंबर चुना होता है। इनको पंच कहा जाता है और इन सभी पंचों का एक प्रेसिडेंट होता है जिसको सरपंच कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पंचायती राज में कई विलेज पंचायतों को मिलाकर के ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति का निर्माण किया गया। पंचायत समिति के हेड को प्रमुख कहा जाता है और कई पंचायत समिति मिलकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद के निर्माण की व्यवस्था की गई। शहरों में भी लोकल बॉडीज का निर्माण किया गया और शहरों में जो है छोटे शहरों में म्युनिसिपैलिटीज का निर्माण किया गया और बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का निर्माण किया गया। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को मेयर कहा जाता है और म्युनिसिपैलिटी के हेड को म्युनिसिपल चेयरपर्सन कहा जाता है। विलेज पंचायत हो या पंचायत समिति हो या म्युनिसिपैलिटी हो या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, सबों का काम लोकल प्रॉब्लम्स को दूर करना, ग्रामीण या शहरों में लोकल लेवल पर सड़कों का निर्माण करना, गलियों की सफाई करना, नालियों की सफाई करना, गलियों में रोशनी की व्यवस्था करना, गलियों और सड़कों का रख रखाव करना, मेला हाट थिएटर इत्यादि का प्रबंध करना। इसके अतिरिक्त महामारी से रोकथाम का प्रयास करना, यानी जैसे डेंगू महामारी है, इसके रोकथाम के लिए या मच्छर से लोगों को बचाने के लिए मच्छर के खिलाफ जो है फॉगिंग करना, डीडीटी का छिड़काव करना, ये सभी प्रकार के कार्य यानी गलियों की सफाई, लोगों के लोकल लेवल पर स्वास्थ्य, गलियों का निर्माण, नालियों का निर्माण, नालियों की सफाई, ये सभी कार्य जो है वो लोकल बॉडीज का होता है, चाहे विलेज पंचायत हो, पंचायत समिति हो, म्युनिसिपैलिटी हो या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो।
इंडिया में लोकल बॉडीज कितना पावरफुल है इसका आप एक उदाहरण अध्ययन कर सकते हैं कि पूरे संसार भर में सबसे पावरफुल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की व्यवस्था इंडिया में है और इंडिया में देयर आर अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। तो 36 लाख से अधिक जो है मेंबर्स इसके हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पंचायती सिस्टम में और म्युनिसिपैलिटीज इत्यादि में, यानी गांव के लोकल बॉडीज में और शहरों के लोकल बॉडीज में 36 लाख से अधिक जो है रिप्रेजेंटेटिव्स काम कर रहे हैं। सिर्फ लोकल बॉडीज में जो मेंबर्स हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, वार्ड कमिश्नर हैं, ये सब की संख्या पूरे देश में 36 लाख से अधिक है। तो ये नंबर जो है छोटे छोटे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। कई छोटे छोटे देश हैं जहां पर 36 लाख पूरे देश की जनसंख्या नहीं होती है, और हमारे देश में 36 लाख सिर्फ मुखिया, सरपंच और वार्ड कमिश्नर इत्यादि की संख्या 36 लाख से अधिक है। और इससे पता चलता है कि भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें काफी गहरी हो चुकी है और डेमोक्रेसी को फ्लोरिश करने में लोकल गवर्नमेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब दिस एजुकेशनल चैनल। यहाँ इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा जो आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के साथ ही साथ 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन इत्यादि में, इंटर में काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।